नमस्कार बच्चों, मैं आदर्श कटियार आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस बेहतरीन सी क्लास में। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग प्रोनाउन के कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो प्रोनाउन चैप्टर्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था। एक बार आप सबसे पहले जिन बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है कॉन्सेप्ट वाली, वो आप वहाँ पे जाके एक बार सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप लोग वहाँ पे पढ़िएगा, जाके सीखिएगा, समझिएगा कि किस तरीके से सर ने वहाँ पे चीज़ें समझाई थी, क्या क्या चीज़ें बताई गई थी। उसी का यूज हम लोग यहाँ पे क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्न करेंगे प्रोनाउन चैप्टर के, और इससे आपको जितने भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको एकदम फिर से सारे के सारे आपको समझ में आ जाएंगे और ये चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा समय भी मैं आपको दूंगा ताकि आप उसका आंसर बता भी सकें। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने भी लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर, एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन, यानी उन्होंने दिया है क्या, आ डेज पे, एक दिन का उन्होंने पे किया है, एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड, यानी एक कंट्रीब्यूशन के रूप में। और वो कंट्रीब्यूशन हमें करना किसके रूप में है, तो वो फंड के रूप में, जो कंट्रीब्यूशन किया हुआ है उसके रूप में। ठीक है, ये चीज ठीक है बच्चों। चलो, तो सभी लोग देखिएगा क्वेश्चन और बताइएगा कि क्या होगा, इसका सही आंसर क्या हो सकता है, ये आपको बताना है। तो क्या हो सकता है इसका सही आंसर, ये आपको बताना है। ठीक है, चलो हम लोग देखते हैं। लिखा है एवरी वन ऑफ द स्टाफ प्रेजेंट हेयर हैज गिवन अ डेज पे एज देयर कंट्रीब्यूशन टू द फंड। अब देखते हैं पहले प्रश्न को हम लोग जब समझते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, चलो देखिएगा पहले प्रश्न को। तो यहाँ पर बच्चों है क्या आपका, जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले क्वेश्चन को लिखा है एवरी वन ऑफ द स्टाफ। तो जब मैंने आपको नाउन पढ़ाया था वहाँ हमने आपको बताई थी, चर्चाएं करी थी कि जो एवरी होता है या सम होता है या नो होता है या फिर एनी होता है, इसके साथ साथ हम इसके साथ जब हम वन लगाते हैं तो ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन कहलाते हैं। ये सारे के सारे आपके प्रोनाउन कहलाते हैं, एवरी वन, सम वन, नो वन, एनी वन। और ये जो प्रोनाउन होते हैं आपके सारे के सारे, वो कैसे काम करते हैं, तो वो आपके सारे के सारे जो प्रोनाउन हैं वो आपके सिंगुलर का काम करते हैं। वो आपके किसका काम करते हैं, तो वो सारे के सारे प्रोनाउन आपके सिंगुलर का काम करते हैं। ठीक है भाई, तो जब वो सिंगुलर का काम करते हैं तो इसका मतलब अगर इसके साथ वर्ब आएगी तो वो कैसी आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। और जब वर्ब सिंगुलर आएगी तो जो इसका प्रोनाउन है वो भी आपका कैसा आएगा, तो वो भी ध्यान रखिएगा बच्चों, वो भी कैसा आएगा, तो वो भी आपका सिंगुलर ही आ जाएगा। ठीक है, तो जब नाउन जब क्या आएगा तो इसका प्रोनाउन भी आपका कैसा आएगा, तो सिंगुलर ही आएगा। ठीक है, चलो तो इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, इतनी बात सभी को समझ में आई कि नहीं आई, मैंने ये चीज़ पहले बताई भी थी आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा तो हमें वर्ड लिखा मिल रहा था एवरीवन। क्या लिखा मिला हमें, एवरीवन। तो हमें क्या पता चल गया कि इसके साथ जो वर्ब आएगी, इसके साथ जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। तो वो देखो वर्ब भी इसके साथ कैसी आई है, सिंगुलर आई है, यानी यहाँ तक भी हमें कोई समस्या नहीं है। अब जो दिक्कत है वो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर हमें देयर दिया हुआ है, देयर तो प्लूरल है, इसका मतलब हमें सिंगुलर बनाना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयर की जगह पे हिज। क्या लिखना होगा, हमें देयर की जगह पे हिज लिखना होगा। तो यही होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप बच्चों समझ में आया कि नहीं आया, सभी को आप बताइएगा एक बार। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की तरफ। लिखा है वन शुड लुक फॉर हिज ओन फॉल्स फर्स्ट एंड देन फॉर दोज ऑफ अदर्स। बड़ा अच्छी बात कही है उसने, क्या कहा है कि हर एक को सबसे पहले अपनी अंदर अपनी गलतियां देखनी चाहिए, इसके बाद दूसरों को दोष देना चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है कि किसी को भी, जैसे हम लोग क्या होते हैं, हम लोग अक्सर
किसी दूसरे पर, दूसरे की गलतियां देखते हैं, किसी दूसरे पर आरोप लगाते हैं। नहीं, हमें अपने ऊपर देखना चाहिए, हमें अपनी बात समझनी चाहिए कि भाई जो हम कर रहे हैं पहले उसको तो देखें, तब हमें कभी दूसरे पर आरोप लगाने चाहिए। ठीक है बच्चों, चलो बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न है आपके सामने, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपके सामने। तो सभी बच्चे बताएंगे कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो तो देखो हमने वहां पे बात करी थी, हमने आपको चर्चा करी थी, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि जो वन होता है आपका, वन, वन क्या है, वन है आपका एक प्रोनाउन। वन क्या है, तो वन आपका एक प्रोनाउन है। ठीक है बच्चों, वन क्या है, तो वन आपका एक प्रोनाउन है। अगर वन हमारा एक प्रोनाउन है तो इस प्रोनाउन के साथ अगर हमें कभी भी इसका प्लूरल बनाना होगा, प्लूरल, तो हमेशा इसका प्लूरल वंस बनेगा। अगर हमें इसका पजेसिव बनाना होगा, पजेसिव, तो इसका पजेसिव क्या बनेगा, वंस बनेगा। और अगर हमें इसका वन का प्रोनाउन लिखना होगा तो वन का जो प्रोनाउन है वो हमेशा वन लिखा जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात सभी लोग ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो लिखा है वन, तो वन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, वन आपका सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो वन अगर सब्जेक्ट का काम कर रहा है तो हमें वन का प्रोनाउन चाहिए। तो यहाँ पे उसने हिज दिया है, ही तो हो, अगर यहाँ ही होता तो ही के अपने के लिए हिज होता, लेकिन यहाँ पे वन है तो वन के अपने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो वन के अपने के लिए हम लोग वंस का यूज करते हैं। ठीक है, तो वन के अपने के लिए हम लोग वंस का यूज करते हैं, वन के अपने के लिए वंस का यूज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा प्यारा सा प्रश्न आपके सामने है कि मोहन इज वन ऑफ दोज बॉय हुम कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। ठीक है, वैसे गलती तो एक ही आती है पेपर में, लेकिन एक थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई होगी, उसको भी समझो भाई। अगर कुछ अलग से आ जाए, कुछ अलग से कोई गलती आ जाए तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि क्या भाई इसमें क्या, कौन सी ऐसी गलती है, क्या है क्या नहीं है, ये भी आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा। तो सभी लोग बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर सही। तो मोहन इज वन ऑफ दोज बॉय हुम कैन प्ले चेस वेरी वेल इन द स्कूल। ठीक है, चलो सबसे पहले तो एक चीज मैं आपको बता दूं, एक तो टाइपिंग मिस्टेक है वो भी पहचानो भाई कि आपको क्या ऐसी गलती है, तो आप खुद ही बताओ सर यहाँ पे देखो ये सही है कि गलत है। तो ऐसा कुछ मिलता है तो आप वो भी बताया करो। ठीक है, चलो गलती क्या थी, वो एक ये गलती है कि यहाँ पे दोज लिखा है। तो दोज के बारे में हमने बताया था कि दोज जब भी आएगा तो इसके बाद जो नाउन आएगा वो आपका कैसा नाउन आएगा, तो वो आपका हमेशा ही प्लूरल नाउन आएगा। ठीक है, तो दोज के बाद कैसा नाउन आएगा, तो प्लूरल नाउन आएगा। तो फिर यहाँ पे आपको जो बॉय लिखा है वो बॉय नहीं होगा, यहाँ पर जो आपको पहले तो आपको यहाँ पे बॉयज करना होगा। ठीक है, अब जो दूसरी गलती है प्रोनाउन की, वो क्या गलती है, तो आपको मैंने बताया था हु के बारे में और हुम के बारे में, कि हु का यूज कब कहाँ होता है और हुम का क्या होता है। तो याद रखने का, जो हु होता है, हु के बाद आपकी वर्ब आती है, हु के बाद क्या आती है, तो हु के बाद वर्ब आती है। और हुम के बाद क्या होता है, तो हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो हु के बाद क्या आती है, वर्ब आती है, और हुम के बाद क्या आता है, तो सब्जेक्ट आता है। ठीक है, चलो भाई, तो हु के बाद आती है वर्ब, हुम के बाद आता है सब्जेक्ट। तो हु के बाद आती है वर्ब और हुम के बाद आता है सब्जेक्ट। हु के बाद आती है वर्ब और हुम के बाद आता है सब्जेक्ट। हु के बाद क्या आती है, वर्ब, और हुम के बाद क्या आता है, तो हुम के बाद आता है आपका सब्जेक्ट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ पर हम समझेंगे कि यहाँ पे कैन क्या है। तो आप बताएंगे कि भैया कैन तो यहाँ पे वर्ब है। अगर कैन वर्ब है तो हु के बाद वर्ब आती है, ना कि हुम के बाद वर्ब आती है। तो बस यहाँ पर जो हुम लिखा है, हुम नहीं होगा, हुम की जगह पे हमें हु लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हुम नहीं होगा, हुम की जगह पे हमें हु लिखना होगा, हु होगा
इसका सही आंसर। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। Whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने कि whom do you plan to invite to your party? आप प्लान किसके साथ, आप मतलब whom do you plan to invite to your party besides Mr. Rao and I? ठीक है, ये हमें बताना है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे क्या होगा इसका आंसर। सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। चलो देखते हैं, लिखा है होम डू यू प्लान टू इनवाइट टू योर पार्टी बिसाइड्स मिस्टर राव एंड आई, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि जो बिसाइड्स क्या है आपका। तो बिसाइड और बिसाइड्स का प्रयोग हमने आपको प्रीपोजिशन में सिखाया था कि जो बिसाइड लिखा हो या बिसाइड्स लिखा हो, इसका मतलब जो होता है, ये जो बिसाइड्स है वो एक प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और एक रूल हम आपको सिखाए थे कि जब भी प्रीपोजिशन आती है तो इस प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। कैसा केस आता है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। और इस बिसाइड्स का जो मतलब होता है, इस मतलब क्या होता है, इस बिसाइड्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका के अतिरिक्त। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है के अतिरिक्त। तो लिखा है बिसाइड्स मिस्टर राव। तो बिसाइड्स हमको मिल गई है एक प्रीपोजिशन, और इस प्रीपोजिशन के बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस। तो मिस्टर राव तो कुछ भी हो नहीं सकता है, आई बदल जाएगा किसमें? आई को ऑब्जेक्ट बदल जाएगा किसमें? आई बदल जाएगा मी में। ठीक है, तो आई बदल जाएगा किसमें? आई बदल जाएगा आपका मी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई विल इनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ्स। तो यहाँ पे लाइफ्स का मतलब क्या है? यहाँ पे लाइफ्स का मतलब क्या है? तो यहाँ पे लाइफ्स का जो मतलब है वो जीवन है। यहाँ लाइफ्स का मतलब क्या है? यहाँ लाइफ्स का मतलब जीवन है। आई विल इनकरेज, मैं प्रोत्साहित करूंगा, एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स, यानी जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उसमें प्रत्येक को मैं इनकरेज करूंगा टू परस्यू, कि वो पाए यानी वो पूरा करे द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ, अपने जीवन में वो सच का रास्ता अपनाए, सच के रास्ते को फॉलो करे, उसके साथ साथ वो चले। ठीक है, तो आई विल एनकरेज एवरी वन ऑफ माई स्टूडेंट्स टू परस्यू द पाथ ऑफ ऑनेस्टी इन देयर लाइफ्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सभी लोग बताएंगे। चलो देखो फिर से वही चीज आ रही है। हमने कहा आई विल इनकरेज एवरीवन तक तो बात ठीक है, तो एवरीवन से हमें पता चल गया कि एवरीवन सिंगुलर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो वर्ब सिंगुलर आएगी। यहाँ कहीं ना कहीं वर्ब की तो बात नहीं हो रही, तो यानी वर्ब में कोई गलती नहीं है। अब हम देखते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन यहाँ पे क्या लिखा है? देयर। देयर कैसा है? प्लूरल। तो ये जब सिंगुलर है नाउन, तो प्रोनाउन भी कैसा होगा? सिंगुलर होगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे देयर की जगह पे करेंगे हिज। एक चीज और याद रखने का, जैसे हम लोग हिज भी कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं, दोनों के तो दोनों सिंगुलर होते हैं, तो हिज भी कर सकते हैं और हर भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेफरेंस हमेशा हम लोग हिज को देते हैं। प्रेफरेंस हमेशा हम लोग किसको देते हैं? तो प्रेफरेंस जो हम देंगे वो हमेशा हिज को देंगे, ना कि हम देंगे किसको? हर को। ठीक है, तो हिज को प्रेफरेंस देते हैं, ना कि हम लोग हर को प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। ठीक है, तो स्वाति हैज सच अ फाइन मेमोरी दैट शी
कैन रिकलेक्ट एनीथिंग व्हाट हैपेंड मेनी ईयर्स एगो। यानी जो आपकी स्वाति है उसकी मेमोरी बड़ी फाइन है, बड़ी अच्छी है, और वो कुछ भी रिकलेक्ट कर सकती है, कुछ भी याद कर लेती है जो कुछ कई साल पहले हुआ, तो वो भी अभी उसको याद हो जाता है कि नहीं। तो कई सारे होते हैं जिनको बहुत अच्छी मेमोरी होती है, पुरानी बातों को बड़े जल्दी वो याद कर लेते हैं, पुरानी बातें वो लेकर आते हैं, तो वो चीज़ बतानी है। तो सभी लोग बताएंगे आंसर। लिखा था स्वाति है सच अ फाइन मेमोरी दैट सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग। ठीक है, एक रूल तो सच का होता है, वो कंजंक्शन में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि सच के साथ या तो हम दैट का यूज करते हैं या तो फिर हम लोग एच का यूज करते हैं। ठीक है, दोनों का यूज होता है सच के साथ में। तो यहाँ पे दैट है तो ठीक है, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और सी कैन रिकलेक्ट एनीथिंग, जब भी एनीथिंग वर्ड आता है, एनीथिंग आ जाए तो याद रखिएगा एनीथिंग वगैरह के साथ हम लोग हमेशा यूज करते हैं किसका, दैट का। एनीथिंग के साथ हमेशा हम यूज करते हैं किसका, दैट का। ये पॉइंट सभी बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे। द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क 3 of we टू डिवाइड द वर्क एंड टू डिड। बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। सभी लोग, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को देख रहे हैं वो सभी इसका आंसर बताएंगे। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत आसान क्वेश्चन है। सभी लोग बताओ क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रश्न आसान होता है, जो प्रश्न आपका आसान होता है, तो उसका आंसर सभी लोगों को बताना चाहिए कि क्या होगा इसका सही आंसर। ठीक है, तो आसान प्रश्न है तो उसका तो भाई आप जरूर बताएंगे। ठीक है, चलो हम देखते हैं। लिखा है द टीचर वॉज बिजी एंड आस्क 3 of we टू डिवाइड द वर्क एंड टू डू इट, ये दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे टीचर बिजी है एंड आस्क 3 of we, ऐसे दिया हुआ है। तो उसने दिया है 3 of, और उसने दिया है क्या, we। ठीक है, तो 3 से कोई मतलब ही नहीं, ऑफ से देखेंगे तो ऑफ एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, प्रीपोजिशन के बाद कैसा केस आता है बच्चों, ऑब्जेक्टिव केस आता है। वी क्या होता है, वी आपका सब्जेक्ट होता है, इसका मतलब तो ये रॉन्ग हो गया। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो इसका ऑब्जेक्ट आपका अस होता है। क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट अस होता है। तो अगर इसका ऑब्जेक्ट अस है, अगर इसका ऑब्जेक्ट अस है, तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे जो वी लिखा है वो वी नहीं होगा, यहाँ पर जो हमें लिखना होगा वो अस लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वी नहीं लिखना होगा, यहाँ पर हमें अस का यूज करना होगा। सभी बच्चों को ये बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई, आसान था कि नहीं था। तो क्वेश्चन बहुत आसान से, बस आप करने का प्रयास करेंगे तो आपको बिल्कुल वो चीज समझ में आएगी। द बॉय हु सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। ठीक है, इसमें थोड़ा सा आप एक चीज नोट कर लेना, वो आप यहाँ पे क्या नोट करिएगा कि यहाँ पर जो लिखा है द बॉय हु वी, यहाँ पर आपको वी और लिख लेना है हु के बाद। ठीक है, तो हु के बाद आपको क्या लिख लेना है, आपको वी लिख लेना है, हु वी। ठीक है, चलो अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। अब बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। द बॉय हु सी देयर मेड द टॉप स्कोर इन द लास्ट मैच। आसान सा है, हु के बाद सब्जेक्ट आता है, हु के बाद वर्ब आती है, हुम के बाद सब्जेक्ट आता है। तो हमने देखा कि यहाँ पर वी आया, वी एक सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पर जो हु लिखा है वो गलत है, हमें हु की जगह पर लिखना पड़ेगा हुम। हु की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा हुम। क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि हुम के बाद आपका सब्जेक्ट आता है और हमें वहाँ सब्जेक्ट दिख गया है वी। अगर हमें वहाँ सब्जेक्ट दिख गया है, अगर हमें वहाँ सब्जेक्ट दिख गया है, इसका मतलब हु नहीं होगा, वहाँ पर क्या होगा, हुम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा वहाँ पे, हुम नहीं, हु नहीं होगा वहाँ पे,
वहां पर जो आपका आंसर है वो whom सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि आवर सोल्जर्स, हमारे जो सैनिक हैं, वर बेटर ट्रेन किया गया है उनको देन दैट ऑफ एनिमीज से। ठीक है, ये है। ये क्वेश्चन आपका 2 चैप्टर को कवर करेगा। सभी बच्चे इसका आंसर बताएंगे। एक तो ये आपको प्रोनाउन में मिल जाता है, प्रोनाउन में, और साथ ही साथ एक चैप्टर आपका आता है एडजेक्टिव, वहां पे भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। ये 2 चैप्टर को कवर कर रहा है भैया। ऐसे प्रश्न जो कहीं ना कहीं 2 चैप्टर को कवर करते हैं, वो प्रश्न आपके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। वो प्रश्न जो 2 चैप्टर कवर करेंगे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है बच्चों। Our soldiers were better trained than that of enemies. Our soldiers were better than that of enemies की बात करनी है। तो देखते हैं, इसको समझते हैं कि our soldiers were better trained दिया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, आप लोग ध्यान क्या रखिएगा कि जो यहाँ पर जो कंपैरिजन हो रहा है, कह रहा है कि हमारे जो सोल्जर्स हैं, यानी जो हमारे सैनिक हैं, जो हमारे सोल्जर्स हैं, तो वो शत्रुओं की बात नहीं होगी, वो शत्रुओं के जो सैनिक हैं उनकी बात होगी। तो कहीं ना कहीं जो सोल्जर्स प्लूरल है, इसका मतलब यहाँ पर भी प्लूरल चाहिए। तो हमें यहाँ पे दैट नहीं, यहाँ पर हमें दोज का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कि लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट, लेट यू एंड आई गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर beloved friend, to welcome our beloved friend, to welcome our beloved friend। ठीक है, टू वेलकम आवर beloved friend। अब देखो समझो, मैंने आपको जब पढ़ाया तो हमने बताया था कि जो लेट होता है आपका, लेट एक वर्ब है। लेट क्या है? लेट एक वर्ब है। और हम लोगों ने क्या पढ़ा होता है कि लेट के बाद हमेशा, या वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। अगर वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है तो हम कह सकते हैं कि जो लेट होता है, लेट के बाद भी हमें हमेशा चाहिए क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही बात? तो लेट के बाद हमें चाहिए ऑब्जेक्ट। तो लिखा है लेट यू एंड आई लिखा हुआ है, तो लेट यू एंड आई लिखा हुआ है तो ये गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेट यू एंड आई को बदल देंगे किसमें? मी में। तो इसका आंसर हो जाएगा लेट यू एंड मी गो टू द एयरपोर्ट टू वेलकम आवर बिलव्ड फ्रेंड। तो बिलव्ड फ्रेंड कौन होता है? ऐसा दोस्त होता है जो हमारा बहुत ज़्यादा प्रिय होता है। नेक्स्ट है ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन। ठीक है, तो ही लुक्स, वो बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहा है, बट आई डोंट नो, मैं नहीं जानता हूँ कि उसका रीजन क्या है, उसका कारण क्या है, ये हमें नहीं पता है। ठीक है बच्चों, बताओ इसका आंसर क्या होगा?
बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके सामने हैं, बहुत बेहतरीन से प्रश्न आपके सामने, और मैं उसको हर एक चीज़ को भी एक्सप्लेन करते हुए चल रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि आपको बिल्कुल ही नहीं पता है, आपको कुछ भी नहीं आता है, इस तरीके से मैं चीज़ों को डिस्कस कर रहा हूँ। जो भी उसके पीछे रीजन्स हैं या जो रीजन्स बन सकते हैं, इस तरीके से बाद में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सारी चीज़ें हम लोग कहीं ना कहीं डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम चीज़ों को डिस्कस नहीं कर सकते हैं ये चीज़। चलो, तो हम बात कर रहे थे, लिखा है ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर। ठीक है, तो यहाँ पर वही रूल लगा दीजिएगा, एडजेक्टिव का रूल नंबर फर्स्ट की जो कंपैरिजन होता है वो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखें तो हमें यहाँ पे लिखा मिल रहा है ही, और ही आप याद करो ही एक सब्जेक्ट है कि नहीं है, ही आपका क्या है, तो ही आपका एक सब्जेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हर दे दिया है, हर क्या है आपका, तो हर तो एक ऑब्जेक्ट होता है, हर क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन कराएंगे तो सब्जेक्ट से कराएंगे, तो इसका मतलब हर तो ऑब्जेक्ट है, तो हर की जगह पे हमें लिखना पड़ेगा क्या, सी। हर की जगह पे हमें लिखना होगा सी, तो ये होगा इसका सही आंसर। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। द पर्सन विच वॉज रिकमेंडेड फॉर द पोजिशन डिड नॉट फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन है आपका, काफी आसान क्वेश्चन है आपका। ये तो वो प्रश्न है आपका जो कहीं ना कहीं आप बहुत पहले से ही पढ़ते आए होंगे, बहुत पहले से ही इन चीज़ों को आप डिस्कस करते आए होंगे। तो ये वही प्रश्न है जो कहीं ना कहीं आप बहुत पहले से ही पढ़े होंगे ये चीज़। तो बहुत आसान है, ये तो बहुत छोटा सा रूल है आपके सामने। ठीक है, तो इसको कर सकते हो आप लोग, बहुत आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलो, तो हम बात कर रहे थे कि द पर्सन विच वॉज दिया हुआ था, तो पर्सन तो भैया, पर्सन क्या है आपका, पर्सन क्या है, पर्सन जो है आपका वो एक लिविंग है। पर्सन क्या है, लिविंग है। और जो लिविंग होता है उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, तो लिविंग के साथ हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, तो लिविंग के साथ हम हु का यूज करते हैं, तो बस यही है, यहाँ पे जो पर्सन के साथ विच दिया है वो गलत है। यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, विच की जगह पे हम लिखेंगे क्या, हु लिखेंगे, द पर्सन हु वॉज। नेक्स्ट है, बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली वुडंट कम एट ऑल। बिटवीन यू एंड आई ही प्रोबेबली मतलब पॉसिबली वुड नॉट कम एट ऑल, ये दिया हुआ है। तो फिर से वही चीज़ हमें दिख रही है, हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि बिटवीन क्या दिया हुआ है, और बिटवीन सभी बच्चों को पता होगा कि बिटवीन क्या होती है, तो बिटवीन एक प्रीपोजिशन होती है, और जब प्रीपोजिशन मिल जाती है तो उसके बाद हमें चाहिए होता है कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। कैसा केस चाहिए होता है, ऑब्जेक्टिव केस चाहिए होता है। तो हमने देखा यहाँ पे बिटवीन दिया, यहाँ पे यू दिया, यू तो सभी बच्चों को पता है कि ऑब्जेक्ट होता है, आई नहीं पता है, तो आई का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। आई का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका मी हो जाएगा, यानी इसका जो सही आंसर निकल के आएगा वो आएगा क्या, बिटवीन यू एंड मी। क्या निकल के आएगा, बिटवीन यू एंड मी निकल के आएगा इसका सही आंसर। ठीक है, चलो, इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल एमंग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। सबसे पहले आप बात ये समझो कि जो यू होता है, यू का अगर आपसे पूछता है कोई कि बताओ भाई यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, अगर आपसे कोई ये पूछता है कि बताओ बच्चों यू का रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो आप ध्यान रखिएगा, आप बताएं कि यू का रिफ्लेक्सिव दो होते हैं। यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्फ भी होता है, और यू का जो रिफ्लेक्सिव है वो योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, तो यू का जो रिफ्लेक्सिव है वो योर सेल्फ भी होता है, और यू का रिफ्लेक्सिव योर सेल्व्स भी होता है। ठीक है, तो जैसे मान लो कोई एक व्यक्ति है, अगर हम केवल उसी से कह रहे हैं
कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए है या केवल तुमको ही ऐसा काम करके आना है। तो अगर कोई एक व्यक्ति है तो हम योर सेल्फ कहेंगे, और कई सारे हैं तो हम योर सेल्फ्स कहेंगे। तो इस सेंटेंस को जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि इफ ऑल ऑफ यू क्वेरल अमंग योर सेल्फ वी शैल नॉट बी एबल टू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। अगर तुम सब आपस में ही लड़ लोगे ना तो हम कैसे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर आल दिया है तो इसका मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो जब बहुत सारे लोग हैं तो फिर यहाँ पे अब योर सेल्फ नहीं होगा, यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा आपका आंसर योर सेल्फ्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा वो योर सेल्फ नहीं आएगा, आपका जो आंसर निकल के आएगा वो योर सेल्फ निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई टू द फंक्शन टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। यानी दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई, उन्होंने इनवाइट किया है रमेश को और मुझे, टू द फंक्शन, फंक्शन में, टू बी हेल्ड इन द नेक्स्ट मंथ। एक चीज ध्यान रखिएगा कि जो इनवाइटेड वर्ड होता है, इनवाइटेड वर्ड होता है, या फिर आपको इनवाइटेड मिल जाए या हो सकता है एग्जामिनर आपको इनविटेशन पूछ दे, दोनों चीज़ें पूछ सकता है। तो अगर आपको इनवाइटेड लिखा मिलता है या आपको इनविटेशन लिखा मिलता है तो इनके साथ जो प्रपोजिशन आती है आपकी वो क्या आती है, वो टू आती है। क्या आती है, वो टू आती है। तो चाहे इनवाइटेड हो चाहे इनविटेशन हो, इसके साथ साथ हमेशा हम लोग टू का यूज करते हैं। इनवाइटेड या इनविटेशन के साथ हम लोग टू का यूज करते हैं। ठीक है, चलो ठीक है ना। चलो अब देखो इसमें है क्या, आपको एक चीज हमने बताई थी, हमने आपको क्या सिखाया था, हमने आपसे ये कहा था कि हम लोग वही चीज हमेशा ही पढ़े होते हैं कि सबसे पहले हमें पता होता है कि सब्जेक्ट आएगा, फिर हमको पता होता है कि वर्ब आएगा, फिर हमको मिलता है ऑब्जेक्ट आएगा। यानी सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब होती है और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो कह सकते हैं कि वर्ब जो होती है, वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो वर्ब के पहले हमेशा सब्जेक्ट आएगा और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। तो लिखा है दे हैव इनवाइटेड रमेश एंड आई। तो यहाँ पे हमें देखें तो रमेश मिल गया और यहाँ पे हमें आई मिल गया। तो हमें यहाँ इनवाइटेड से पता चल रहा है कि इनवाइटेड आपकी एक वर्ब है और वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पर हमें मी लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आई नहीं होगा, यहाँ पर हमें क्या लिखना होगा, तो यहाँ पर हमें मी लिखना होगा। आई की जगह हम क्या लिखेंगे, तो आई की जगह हम लोग मी का यूज करेंगे। ठीक है, तो आई की जगह हम क्या यूज करेंगे, आई की जगह हम लोग मी का यूज करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। लिखा है हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। इस क्वेश्चन को सभी बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे, इस क्वेश्चन को सभी बच्चे इंपॉर्टेंट लिख लेंगे कि हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। ठीक है, सभी बच्चे बताओ इसका आंसर क्या। को बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, ये बहुत बेहतरीन प्रश्न है आपका। तो अगर इस प्रश्न को आपने कर लिया, इस प्रश्न को आपने कर लिया तो इसका मतलब है कि फिर आपकी तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। तो फिर इसका मतलब है कि आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि जो आपकी तैयारी है वो बहुत बढ़िया चल रही है।
तो देखिएगा, इसको समझते हैं। तो लिखा है हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, ये दिया हुआ है प्रश्न हमारे सामने। तो होता क्या है, जैसे हम आपसे कहें, जैसे हु के बारे में अगर हम आपसे कहें इसके बारे में, ठीक है, होता क्या है आपका। तो जैसे हम बात करते हैं आपका हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, ये हमें दिया है। हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, ये हमें दिया हुआ है। तो क्या होता है कि जैसे हमें ये लगता है कि जैसे हु है तो हु का यूज कहीं ना कहीं हम लोग लिविंग के साथ करते हैं, या आप ऐसे कह सकते हैं कि जो हु का यूज हम लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं हम लोग पर्सन के साथ करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वो ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर जो है एक हमें सिलेक्शन करना है कि भाई इनमें से कौन से दो लोग जो हैं जो टीम को ज्वाइन करने वाले हैं, इनमें से कौन से दो लोग हैं जो टीम को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इसमें अगर हम बात करें आपसे, तो यहाँ पर है क्या आपका, यहाँ पर है क्या कि जो हु है आपका, कि जब भी हम लोग कभी भी सिलेक्शन की बात करेंगे, जब भी हम लोग कभी भी सिलेक्शन की बात करेंगे, चुनाव की बात करेंगे कि बताओ इनमें से कौन से दो लोग जो हैं जो टीम को ज्वाइन करेंगे, इनमें से कौन से दो लोग हैं जो ये काम करेंगे, तो वहाँ पर हम लोग विच का यूज करते हैं। ठीक है, तो जब भी सिलेक्शन कराना होता है, चुनाव कराना होता है, तो हम लोग विच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो कह रहा हु ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम, तो हु ऑफ द टू नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा कि विच ऑफ द टू इज ज्वाइनिंग द टीम। तो इनमें से कौन से दो हैं जो टीम को ज्वाइन करने जा रहे हैं, कौन से दो लोग हैं जो टीम को ज्वाइन करेंगे, ये हमें बताना है। ठीक है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। लिखा है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, यानी मेरे अंकल ने फोर्स किया मेरे दोस्त को और मुझे कि वापस आ जाओ, टू स्टे बैक। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके सामने है। सभी बच्चे बताओ इसका आंसर क्या होगा। माई अंकल फोर्स माई फ्रेंड एंड आई, माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, टू स्टे बैक। ठीक है, और स्टे माने होता है ठहरना। ठीक है, स्टे माने होता है ठहरना। तो इसमें हम देखें तो फिर से वही चीज़ आ रही है कि माई अंकल जो दिया हुआ है, माई अंकल जो दिया हुआ है, वो माई अंकल क्या है आपका सब्जेक्ट है। माई अंकल आपके क्या हो गए, तो सब्जेक्ट हो गए। फोर्स्ड से आपको दिख रहा होगा कि जो फोर्स्ड है आपकी वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। फिर आता है आपका माई फ्रेंड, तो माई फ्रेंड आपका क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आई है, आई नहीं होगा, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो मी होगा। इसका जो एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा बच्चों वो ये आएगा कि जो आई जहाँ पे लिखा है, आई की जगह हमें आई नहीं लिखना होगा, वहाँ पे हमें मी लिखना होगा, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट चाहिए है। अगर हमें ऑब्जेक्ट चाहिए तो इसका मतलब जो एरर है वो किस पार्ट में है, वो आपके बच्चों बी पार्ट में है। ठीक है, तो एरर किस पार्ट में है, तो एरर आपकी बी पार्ट में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। कह रहा जो दो लड़कियां हैं, बोथ द गर्ल्स हैं, दोनों की दोनों जो लड़कियां हैं वो हेल्प कर रही हैं वन अनदर, यानी एक दूसरे की, व्हेन बोथ ऑफ देम वर इन डिफिकल्टी। यानी ये क्वेश्चन आपसे ये कहना चाहता है कि दो लड़कियां हैं और वो दोनों लड़कियां क्या करती हैं, एक दूसरे की मदद करती हैं जब भी वो दोनों क्या होती हैं, मुसीबत में होती। जब भी वो दोनों मुसीबत में होती हैं तो वो आपकी जरूर एक दूसरे की मदद करती हैं। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे जब हम बात करते हैं आपके सामने,
एक वर्ड जो होता है वो आता है आपका, एक वर्ड है आपका ईच अदर, और दूसरा जो वर्ड है आपका वो एक आता है आपका वन अनदर। ये दो वर्ड आपको मिलते हैं अक्सर, एक होता है ईच अदर और एक होता है वन अनदर। ठीक है, तो ईच अदर के बारे में हम बात करें या हम वन अनदर के बारे में बात करें तो इनमें मतलब क्या होता है। ईच अदर जो होता है वो दो के लिए आता है, यानी फॉर द टू। फॉर द टू का मतलब होता है दो के लिए, दो के लिए। और जब हम बात करते हैं वन अनदर तो ये होता है मोर देन टू के लिए, यानी दो से अधिक के लिए। मोर देन टू का मतलब होता है आपका दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो ईच अदर का मतलब होता है दो के लिए, फॉर द टू, और वन अनदर का मतलब होता है मोर देन टू, का मतलब होता है दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो ईच अदर होता है दो के लिए और वन अनदर का मतलब होता है दो से अधिक के लिए। ठीक है, तो ईच अदर आता है फॉर द टू, वन अनदर आता है मोर देन टू, दो से अधिक के लिए। तो कहा भी जाता है, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं, है कि नहीं, मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो हम बात करें थे बोथ द गर्ल्स हेल्प वन अनदर, तो यहाँ पे दो की बात हो रही है। अगर दो लड़कियों की बात हो रही है, कहीं ना कहीं दो गर्ल्स की बात हो रही है अगर, तो इसका मतलब कि वन अनदर तो फिर गलत हो गया। तो बस यही इसका जो आंसर सही था कि यहाँ पर हमें जो हमारे सामने वन अनदर लिखा था वो आपका गलत लिखा हुआ था, वो कहीं ना कहीं आपका रॉन्ग था। रॉन्ग था मतलब गलत था, तो हमें वहां पे चाहिए था, हमें वहां पे चाहिए था आपका ईच अदर। ठीक है बच्चों, समझ में आया। तो वहां पे हमें जो वन अनदर लिखा था वहां पे हमें चाहिए था क्या, ईच अदर का प्रयोग करना था। ठीक है, क्योंकि जब दो की बात करेंगे तो दो के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ईच अदर का यूज करते हैं, ना कि वन अनदर। तो बस यही है आपका, ईच अदर नहीं होता है, क्या होता है आपका वन अनदर होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। बहुत अच्छा प्रश्न है, मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। इंपॉर्टेंट कहो इसको, ठीक है, इस प्रश्न को आप इंपॉर्टेंट लिख लेना, क्योंकि मुझे पता है कि ये प्रश्न ऐसा है कि कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाएगा ही। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक। ठीक है, थोड़ी सी हिंट भी मैं दिए दे रहा हूँ कि एक मैंने दैट का रूल बताया था, जिसमें हमने तीन क्वेश्चन बताए थे। हमने कहा था इन तीनों में से एक जरूर आपसे कहीं ना कहीं पूछा जाएगा, तो उन्हीं में से हमें बताना है कि इनमें से कोई एक जरूर कहीं ना कहीं हमसे अक्सर पूछता है कि भाई बताओ। और ये मतलब तीन वाले बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट हैं, और क्यों पूछता है वो भी मैंने जब आपको पढ़ाया तो हमने बताया था इस वजह से। ठीक है, वैसे अगर गलती पकड़नी होती है तो गलती पकड़ना बहुत आसान होता है। ठीक है, चलो देखते हैं, समझते हैं। लिखा है मैन इज द ओनली एनिमल हु कैन टॉक, ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, मैं एक बार फिर से रिवीजन कर देता हूँ कि जैसे हमें दा मिलता था, दा के बाद सुपरलेटिव डिग्री मिलती थी, और फिर हमें नाउन मिलता था। तो इस नाउन के बाद हमें दैट मिलता है, क्या लगाते हैं, दैट। दूसरा पॉइंट हमारे सामने ये था कि जब हमें दा मिलेगा, दा के साथ हमें सेम लिखा मिलेगा, और सेम के साथ हमें जब नाउन मिलेगा तो इसके साथ भी हम लोग क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। ठीक है, और तीसरा ये था कि दा के साथ जब हमें ओनली लिखा मिलेगा और इस ओनली के साथ हमें नाउन लिखा मिलेगा, तब भी हम क्या लगाएंगे, तब भी हम लोग दैट का यूज करेंगे। ठीक है, तो तीन प्रश्न थे आपके, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस नाउन दैट, द सेम प्लस नाउन दैट, द ओनली प्लस नाउन दैट। ठीक है, ये चीज। तो मैन इज द ओनली एनिमल दिया हुआ है, तो यहाँ पर दिया है द, फिर ओनली, फिर यहाँ पर दिया है हमें, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं द ओनली के साथ नाउन दिया है, तो वही वाला रूल फॉलो करेंगे, दैट।
तो यहाँ पे जो हु लिखा है हु नहीं होगा, यहाँ पर जो इसका एग्जैक्ट आंसर निकल के आएगा वो दैट निकल के आएगा। ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? और ये वाला पॉइंट लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट नहीं वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, काफी अच्छा बेहतरीन सा क्वेश्चन था आपके सामने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके सामने कि अगर आप गुड टू पीपल, अगर आप अच्छे होते हैं लोगों के प्रति, तो आपको भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा, आपके साथ भी अच्छे व्यवहार किया जाएगा, आपको भी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ये वो कहना चाहता है। ठीक है, चलो तो लिखा है इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देमसेल्व्स। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें थोड़ा सा पैसिव वॉइस का फॉर्म था कि बाई लिखा था, बाई एक प्रपोजिशन थी जिसके बाद हमें ऑब्जेक्ट चाहिए था, तो बस यहाँ पे देमसेल्व्स जो लिखा है वहां पर हमें देम लिखना होगा। ठीक है, तो पैसिव फॉर्म में हम लोगों ने पढ़ा भी होता है कि पैसिव वॉइस में क्या होता है कि लास्ट टाइम हम लोग प्रपोजिशन लगाते हैं और प्रपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। थोड़ा सा नहीं समझ में आ रहा होगा तो यहाँ से समझ लो कि विल जो होता है, विल का पैसिव क्या होता है, विल का पैसिव विल भी होता है, और जब विल भी आता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यहाँ थर्ड फॉर्म भी है, इसका मतलब ये बात आपकी एकदम सही है। ठीक है, चलो तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और प्रश्न को समझेंगे और उसको करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलो तो इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी।